बच्चों आज आपके सामने हम यहाँ पर चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि अगर चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से किसी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे पता चलेगा इसमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस का हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे एक चीज समझना है, जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इसने कहा फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें निकालना है कंप्लीट इंटीग्रल। तो चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम इसके कंप्लीट इंटीग्रल को कैसे निकाल सकते हैं, पहचान क्या है कि हमें इसी का यूज यहां पर करना है, तो कैसे पता करें इसको बहुत ध्यान से समझना। तो याद रखना P और Q यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि P और Q यहां पर क्या होते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। P होता है Z का X के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और जो Q होता है वो Z का Y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना। तो P और Q यहां पर क्या होते हैं, Z का X और Y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को हम P और Q बोलते हैं। ठीक है। तो अगर यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में P और Q में जो डिग्री है अगर वो 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कुछ और आ जाए तो उसको हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, नॉन लीनियर बोलेंगे। तो यहां पर P और Q की मल्टीप्लीकेशन की वजह से इसकी डिग्री को हम पावर में ऐड करके बोलेंगे। तो यहां पर P की पावर कितनी है 1 और Q की पावर कितनी है 1, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी 2। और अगर यहां पर डिग्री 2 है तो इसका मतलब यह है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। और अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, एक तो वो नॉन लीनियर है और उसमें P और Q के अलावा X, Y, Z भी है, तो वहां पर हम चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं कंप्लीट इंटीग्रल को निकालने के लिए। ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो P और Q की मल्टीप्लाई आने की वजह से यहां पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। और यहां पर P और Q के साथ साथ X और Y, Z भी हैं। इसका मतलब यहां पे हम चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं यहां पर कंप्लीट इंटीग्रल को निकालने के लिए। ये इसकी पहचान है। अब करेंगे क्या हम, तो ये जो यहां पर ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको हम बोलते हैं चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है। और चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करेंगे हम किस चीज के लिए, P और Q की वैल्यूज को निकालने के लिए। ठीक है। P और Q की वैल्यूज को निकालने के बाद कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज यहां पर करेंगे, dz इज इक्वल टू pdx प्लस qdy। यानी चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करेंगे P और Q निकालने के लिए। P और Q की वैल्यूज को यहां रखेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसी को हम कंप्लीट इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है ना। तो कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए हम यहां पे चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ P और Q की अगर हम डिग्री चेक करें, P इंटू Q का मतलब यहाँ पे P और Q की पावर 1 1 मतलब कितनी हो जाएगी 2। और यहाँ पे डिग्री 2 होने का मतलब ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो यहां पर हम चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे ये चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है इसकी देखो एक साइड में यहां पर हम सबसे पहले तो जीरो बना लेंगे। अगर जीरो नहीं है, अगर पहले से जीरो है तो ठीक है, अगर जीरो नहीं होगा तो इसको एक साइड करके जीरो बना लेंगे। यहां पर ये भी आपका ये पूरा का पूरा जो भी आपका बनेगा इसी को हम क्या मान लेंगे, इसको हम एक फंक्शन मान लेंगे f। इसको एक फंक्शन मान लेंगे हम, f मान लेंगे। ये जो f है ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड पी क्यू का एक फंक्शन है। ठीक है। अब क्या करना है, अगर हमें चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज करना है तो हमें f का एक्स, वाई, जेड, पी और क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। और जितने भी हमारे डेरिवेटिव निकलेंगे उन सारे डेरिवेटिव की वैल्यू को यहां रख देंगे। ठीक है ना। तो जो रिलेशन बनेगा उस रिलेशन को हम सॉल्व करके या तो P निकाल लेंगे या फिर Q निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, वही यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी एक साइड जीरो पहले ही दे रखी है। हम अगर हमें यहां पर जीरो नहीं गिवन है तो हम यहां पर जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने के बाद की जो ये वाली साइड बचेगी इसको एक फंक्शन मान लेंगे, f मान लेंगे। और यहां पर इस f का हम एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। वो सारे पार्शियल डेरिवेटिव हम यहां पर रखेंगे, एक रिलेशन बनेगा। फिर उस रिलेशन को सॉल्व करके हम P और Q की वैल्यूज निकालेंगे, P और Q की वैल्यूज यहां पुट करेंगे, फिर हमारा इसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट इंटीग्रल हमारा आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पहले हम यहां पे f का करते हैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव।
तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2z बचेगा, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यह बनेगा आपका 2px बनेगा। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका बनेगा 2qy, क्योंकि x का तो 1 हो चुका। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p और q, क्योंकि इसमें x नहीं है तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो f का कर दिया। अब क्या करेंगे हम, f का करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसमें y नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, इसमें y नहीं है इसका 0 हो जाएगा, यहाँ y का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2qx बचेगा, ठीक है। देखो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें y नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, f का करेंगे हम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, z का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा। यहाँ पर हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें z नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, इसमें z नहीं है इसका 0 हो जाएगा, इसमें z नहीं है इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको इतना ही लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, f का करेंगे हम p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो इसमें p नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, इसमें p है, p का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इसमें -x² बचेगा। और p के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, इसमें p नहीं है तो उसका 0 हो जाएगा, p का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, q बचेगा। अब क्या करेंगे हम, इस f का करेंगे हम q के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब q के रेस्पेक्ट में करेंगे हम तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें q नहीं है, q का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2xy बचेगा, और q का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर p बचेगा। अब देखो x, y, z, p और q के रेस्पेक्ट में जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने फाइंड किए हैं वो सारे के सारे हम यहां पर पुट कर देंगे, और जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा वो लिखते हैं यहां पर। तो बच्चों सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास ये 4 बिट्स इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हमें यहां पर सॉल्व करना है, वो देखना है कि कहां से हम किसको किसके इक्वल रखकर यहां पर p और q हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे फ्रैक्शंस कितनी हैं, तो 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस हैं। तो किसको किसके साथ रखकर हम सॉल्व करें कि हमारा या तो p निकल जाए या फिर q निकल जाए। तो हम एक चीज देखते हैं इसमें, यहाँ पे dq के नीचे यहाँ पर 0 आया है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वाली टर्म को या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल या फिर इसके इक्वल रखकर सॉल्व करता हूं तो dq तो आपका 0 ही आएगा। अब सपोज करो आप, अगर मैं इसको इसके इक्वल रखूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया सारा 0 बन जाएगा, तो यहां से dq आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो dq हमने निकाल लिया 0। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा यहां से तो यहां पर q आएगा, और अगर इंटीग्रेट करोगे तो आपको यहां पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहां पर आमतौर पे हम जनरली a और b सपोज करते हैं। तो मैंने पहला इंटीग्रल किया ना अभी तक, तो मैं यहां पर क्या लिख लेता हूं उसको a। अब जो q की वैल्यू निकली है इसी से p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो जो भी गिवन इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और q की ये वाली वैल्यू फर्स्ट में पुट करके यहां से p निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहां क्या करेंगे हम, q की वैल्यू यहां पे इसमें पुट करके p निकालना है। तो यहां पे 2zx को तो हमने यहां पे सेम लिखा, देखो q यहां पे नहीं है इसको हम सेम लिखेंगे, आएगा px²। यहां पे q को हम क्या लिख देंगे, q को a लिखेंगे, तो ये आपका बनेगा 2axy। और यहां पर अगर q को हम a पुट करेंगे तो यहां पर ये बन जाएगा आपका ap इज इक्वल टू कितना, 0, ये बन जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, p। तो हम इसमें से हम क्या करेंगे, p कॉमन कर लेंगे। तो इसमें से जब p कॉमन करेंगे तो आपका क्या बचेगा, ठीक है। तो p कॉमन करेंगे तो यहां पे आपका बचेगा आपका a माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जाएगी उधर, ठीक है ना। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 2axy और ये आपका बनेगा -2zx। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, इसमें से हमने 2x को कॉमन किया, 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ay बनेगा, और 2x को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, z बनेगा, ठीक है। इसको हम इसके नीचे लिखेंगे तो p निकल जाएगा, p हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2x और ये आएगा ay माइनस का z अपॉन कितना, a माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने p की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास है और q की वैल्यू हमारे पास है, हमें क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल को निकालने के लिए p और q की वैल्यूज को यहां पुट करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है ना। फॉर फाइंडिंग कंप्लीट इंटीग्रल dz इज इक्वल टू p dx। तो p की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, क्या आएगा, ये आएगा 2x इंटू ay माइनस z अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने सेम लिखा, और dx यहां पे है, dx को लिख देंगे हम यहां पर, ये dx आएगा, फिर प्लस q की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, q हमारा कितना है, q हमारा a है, तो a पुट कर देंगे a dy, ये हो जाएगा यहां तक, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो
इस ए डी वाई को मैं इसके साथ लिखता हूं, इसके साथ लिखेंगे तो कैसे आएगा, ध्यान देना इसको। तो इसको लिखेंगे डी जेड माइनस ए डी वाई, यह आएगा डी जेड माइनस ए डी वाई, मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। और मैं क्या करता हूं यहां पे, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन करता हूं ऊपर से और नीचे से माइनस कॉमन करता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या कॉमन करने से, तो यहां पे आपका बचेगा 2x। इसमें ने माइनस कॉमन किया तो z माइनस ए वाई बचेगा, तो मैंने इसको लिखा z माइनस ए वाई अपॉन, यहां पे माइनस कॉमन किया था तो यहां पर क्या बचेगा, ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यहां पर क्या आएगा, ये आएगा आपका dx। ये क्लियर है। देखो अब z माइनस ए वाई को मैं लिखता हूं इसके नीचे, ये आएगा डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन, यहां पर लिखा z माइनस ए वाई इज इक्वल टू कितना, ये आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यहां पर आएगा dx। फिर क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेट कर देंगे और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे ले लेंगे, उसको हमने b सपोज किया, क्यों, क्योंकि हम a का यूज यहां पे कर चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान देना है, देखो इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिखाई देगा, z का dz और y का dy इस तरह से लिखा हुआ है। अगर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है और हमें इंटीग्रेशन करना है तो नीचे वाले का log लिख देंगे हम, तो यहां पर यह आएगा log, यह आएगा z माइनस ए वाई, ऐसे लिख देंगे, यहां तक समझो। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर है तो इसका नीचे वाले का यहां पे क्या लिख देंगे, log लिख देंगे, यह आएगा log एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये log में है, ये log में है, तो हम b को भी यहां पे क्या सपोज करेंगे, इसको log b सपोज कर लेंगे। देखो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इसमें ज्यादा नहीं हमें सोचना है कि हाँ प्लस लेंगे माइनस लेंगे log लेंगे, यहाँ पे आप log के अलावा कुछ और भी सपोज कर सकते हो, साइन कोस टैन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log b को हम क्या करेंगे, log b को यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, log b बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे याद रखना, जहां पे आपने b सपोज किया है, यहाँ पे b को b 2p 3b अपॉन 2 या 2b अपॉन 3 ऐसे सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ ये सब चीजें की जा सकती हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो आपका बनेगा b इंटू, यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए, और log से log कैंसिल होगा तो आपका बन जाएगा z माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी इंटू, यह आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए, और यही हमारा आ जाएगा इसमें कंप्लीट इंटीग्रल। तो कंप्लीट इंटीग्रल को निकालने का प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा, कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। जैसे ये हमारी, इसको बोलेंगे चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। इसका यूज कहां करना है मैं आपको बता चुका, कि जो भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वहां पर आपको ये चेक करना है कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन P और Q में नॉन लीनियर होनी चाहिए। नॉन लीनियर का मतलब ये है कि अगर कहीं P और Q की मल्टीप्लीकेशन आ जाए तो वहां पे डिग्री 1 से ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो नॉन लीनियर है। या फिर P का कहीं स्क्वायर आ जाए, P की पावर 3 आ जाए, Q का स्क्वायर आ जाए, Q की पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो ऐसे में वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और P और Q के साथ साथ अगर वहां पर x और y भी हैं, x y z भी हैं, तो इसका मतलब वहां पे आप चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे, इसकी एक साइड को आप जीरो बनाओगे, जो भी आपका यहां पर बचेगा उसको हम एक फंक्शन मान लेंगे f। इस फंक्शन f का आप x के, y के, z के, p और q के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, वे सारे पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, एक इस टाइप का आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा। आपके पास यहाँ फ्रैक्शंस कितनी है, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस हैं, इनमें किसी को किसी के इक्वल आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि कहाँ किसको किसके इक्वल रखने से हमें या तो p निकल जाए या हमारा q निकल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे dq अपॉन 0 है, तो मैं अगर इसको इसके साथ या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ किसी के भी साथ इसको इक्वेट करूंगा तो यहां से dq आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो q यहाँ पे क्या आएगा, a के इक्वल आएगा। a यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। अब जो भी आपकी p या q की वैल्यू आएगी उसको आपको यहां रखना है। सपोज ये q की वैल्यू निकली है तो q की वैल्यू यहां पर रख के आप p की वैल्यू निकालोगे, और अगर ये p की वैल्यू है तो यहां पुट करके q की वैल्यू निकालोगे। अब जो भी आपकी p और q की वैल्यूज आएंगी उन p और q की वैल्यूज को यहां पुट करके आपको निकालना है कंप्लीट इंटीग्रल। जब ये वैल्यूज यहां रख दोगे तो फिर आपको इस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि वहां पे इंटीग्रल करना उसका आसान हो जाए। फाइनली सॉल्व करने के बाद आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इसमें निकालना है, इसका निकालना कंप्लीट इंटीग्रल।
अभी लास्ट में जो आपने मेथड पढ़ा था जिसमें आप लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते थे, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, आपको कैसे पता चलेगा इसका यूज करना है। इसमें P और Q की मल्टीप्लीकेशन है। देखो P और Q की मल्टीप्लीकेशन आने का मतलब यह है कि ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। बात समझ आई? तो यही पहचान है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको चार प्लेट्स का यूज करना है या फिर आपको लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना है। तो यहाँ P और Q की मल्टीप्लाई आने की वजह से यहाँ पे डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। डिग्री 2 होने का मतलब ये नॉन लीनियर है। अगर नॉन लीनियर है तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। इसमें एक पहचान ये भी है कि इसमें P Q X Y Z सभी इसमें एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ये जो आपका इसने कहा कि इसका कंप्लीट इंटीग्रल बताओ। कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी एक साइड को जीरो करके जो भी आपका ये बनेगा इसको हम ये फंक्शन मान लेंगे, ठीक है ना। इसका निकालना कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए जो भी हमने इसको f मान लिया ना, इसी f का हम क्या करेंगे, x y z p q की रेस्पेक्ट में इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलो f का हम करते हैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो x का तो 1 हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, p बचेगा। तो यहां पे इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो उसका 0 आएगा। अगर हम करेंगे f का किसके रेस्पेक्ट में, f का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे q बचेगा। अब अगर मैं f का करता हूं z के रेस्पेक्ट में, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें कहीं भी z नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे करता हूं, देखो f का p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो p के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें p है, p का 1 हो जाएगा, x बचेगा। इसमें p नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, p का 1 आएगा, तो यहां पे माइनस q बचेगा, ठीक है। अब f का करेंगे हम q के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें q नहीं है, इसका 0 आएगा, q का 1 हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, y। इसमें आपका q है, q का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस p। अब जितने भी डेरिवेटिव्स हमने निकाले, सारे के सारे डेरिवेटिव यहां पे पुट कर देंगे हम यहां पे। तो चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा, देखो ये आएगा आपका dp अपॉन p इज इक्वल टू dq अपॉन q इज इक्वल टू, यहां पे आएगा dz, और ये आएगा आपका माइनस का p x माइनस q, और ये आएगा आपका माइनस q y माइनस, यहां पे आएगा p इज इक्वल टू, ये आएगा आपका dx अपॉन माइनस x माइनस q इज इक्वल टू dy अपॉन, यहां पे आएगा माइनस y माइनस, ये आएगा p, ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमारे पास फ्रैक्शंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शंस है। इन 5 में कोई भी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन को आपस में इस तरह से इक्वेट करना है कि वहां से इंटीग्रेट करके कुछ रिलेशन बन सके, ठीक है ना, वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो वो रिलेशन कोई भी ले सकते हैं, 5 फ्रैक्शन है, 5 में से कोई भी 2 कोई भी 3, ठीक है ना, आपस में ले सकते हैं, लेकिन वो सोल्व हो जाने चाहिए। तो अगर मैं इसको इसके साथ लूंगा तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट होकर सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इतना पार्ट इसका ले लेंगे, इतने पार्ट में इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 1 अपॉन पी का इंटीग्रल क्या आएगा, ये आएगा log p, ठीक है ना। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा log q, ये आएगा। और अगर ये log में है, ये log में है, तो इसमें हम जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी क्या मान लेंगे हम, उसको भी log में मान लेंगे। और यहां पे c मानने के बजाय आमतौर पे ना a और b मानते हैं, तो मैंने यहां पे इसको a सपोज कर लिया, ठीक है। यहां से हम इसको लिख सकते हैं log, ये आएगा p इज इक्वल टू कितना आएगा, log, ये आएगा a इंटू क्यू, ये आएगा a क्यू, और यहां से p हमारा कितना हो जाएगा, a क्यू। अब हमें देखो ये जो रिलेशन मिला है इसमें p भी है और q भी है। देखो p q पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, q p पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इस तरह का रिलेशन बनना चाहिए कि p है तो उसमें q ना हो और q है तो उसमें p ना हो। यानी p जब हम निकालेंगे तो वो फ्री फ्रॉम q होना चाहिए, और अगर q निकालेंगे तो फ्री फ्रॉम p होना चाहिए। मतलब अगर q निकालेंगे तो q में p नहीं होना चाहिए, और p निकालेंगे तो उसमें q नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले काम करते हैं, इसकी ये p की जो वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है। जब फर्स्ट में पुट करेंगे हम ये वैल्यू, तो p को हम यहां पे क्या लिखेंगे, aq, तो ये आएगा आपका aq प्लस, अब यहां पे इसको लिखेंगे हम, ये आएगा qy इज इक्वल टू, यहां पे p को हमने क्या लिखा, aq, तो aq इंटू q क्या आएगा, aq स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसमें यहां भी q है और यहां भी q है ना, यहां से हम, लेकिन इसमें q में क्वाड्रेटिक है, q में क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो यहां से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे काम करते हैं, यहां पे हमने p की वैल्यू पुट किया, p की वैल्यू ना पुट करके ना q की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, देखो q की वैल्यू अगर निकालेंगे, यहां से q की वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी p अपॉन a, तो q की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, ये आएगा px
और क्यू को हमने क्या पुट कर दिया, पी अपॉन ए, तो ये आएगा पी अपॉन ए वाई माइनस, यहां पे अगर मैं क्यू को यहां पे पी पुट करूंगा तो ये भी पी में क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। तो यहां पे ये आएगा पी स्क्वायर अपॉन ए बनेगा, लेकिन जीरो होने की वजह से हम एक काम कर सकते हैं, इसमें पी से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। पी से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, ये एक्स बनेगा, यहां पे ये वाई अपॉन ए बनेगा, पी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये माइनस पी अपॉन ए बनेगा, इज इक्वल टू कितना, जीरो। या अब इसकी ए से मल्टीप्लाई कर लो, यह बनेगा आपका ए एक्स प्लस वाई माइनस पी इज इक्वल टू जीरो। और यहां से जो पी आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए एक्स प्लस वाई। ये क्लियर है। अब p की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो यहां से q निकल जाएगा, तो q क्या निकलेगा बताओ। अगर मैं q निकालूंगा तो आएगा p अपॉन ए, यानी p को मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन ए इंटू ए एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हमने क्या किया, p और q दोनों निकाल दिए। बात समझे कैसे किया हमने इसको, यहां से जो p निकला था हमारा a q निकला था, हमने यहां से q निकाली है p अपॉन ए, q की इस वैल्यू को यहां पुट, इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया हमने इसको, ठीक है। यहां पे p की वैल्यू पुट करने के बाद ये बना हमारा, इसको p से डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन गया, यहां से सोल्व करके p निकाल लिया हमने, ठीक है। p को हमने यहां पे वापस पुट करके q निकाल दिया। अब p और q दोनों हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब p और q की वैल्यूज को अगर ध्यान से देखोगे तो p में q नहीं है और q में p नहीं है ना। इसी तरह से हमें इनकी वैल्यूज को निकालना होता है। अब क्या करेंगे हम, कंप्लीट इंटीग्रल हमारा कहां से निकलेगा, कंप्लीट इंटीग्रल निकलेगा यहां से। तो p और q की जो वैल्यूज हमने निकाली है वो यहां पुट कर देंगे, तो dz इज इक्वल टू, यहां p हम क्या पुट करेंगे इसमें, ax प्लस वाई, तो इसको लिखा हमने ax प्लस वाई, ये आपका dx, और प्लस यहां पे q को पुट कर देंगे, ये आएगा 1 अपॉन a, यहां पे क्या आएगा ax प्लस वाई अपॉन a, और ये आपका कितना है dy। यहां तक क्लियर है। इसको सॉल्व करने के लिए काम कर सकते हैं, इसमें से ax प्लस वाई को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ax प्लस वाई कॉमन होगा तो यहां पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपका dx प्लस, ये आएगा dy अपॉन कितना आएगा a। ऐसे लिख सकते हैं इसको, चलो ठीक है ऐसे लिख दिया। इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन a, यहां पे आएगा ax प्लस वाई, और ये आएगा a dx और प्लस dy, ऐसे लिख सकते हैं। और मैं और कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन a को मैंने सेम लिखा, ये ax प्लस वाई, बताओ इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, डी ए एक्स प्लस वाई, बताओ कैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये कुछ ऐसा है जैसा आपने इंटीग्रेशन पढ़ा अपने 12th क्लास के अंदर बहुत ज्यादा, वहां पे एक्स डीएक्स का इंटीग्रल किया आपने, एक्स डीएक्स का, ये एक्स और ये डीएक्स, ये एक्स और ये डीएक्स, ये इस वाली फॉर्म में है। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो उस तरह से इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। यहां पे dz का इंटीग्रल क्या आएगा, यहां पे z आएगा, 1 अपॉन a को हम सेम लिखेंगे 1 अपॉन a, लेकिन जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2, और यहां पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे हम, उसको क्या बोल देंगे b, क्योंकि हम a का यूज पहले कर चुके। तो यही हमारा आएगा कंप्लीट इंटीग्रल इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, इसका हमें निकालना कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे हम, पहले इसकी एक साइड को जीरो कर लेंगे, एक साइड को जीरो करके ना, एक साइड को जीरो करके जो भी आपका बनेगा उसको f मान लेंगे, ठीक है। जो f यहां पे फंक्शन है वो p q x y z का फंक्शन है, ठीक है। अब चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम यहां पे यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करना है, मैंने आपको बताया कि जब ये p और q में नॉन लीनियर होगी तो चार पिट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए, p और q के साथ साथ यहाँ पे x y z भी होने चाहिए, तो आप इसमें चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कर सकते हो। आपने लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज किया था, वहां पे p और q में वो नॉन लीनियर नहीं थी, लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर का कैसे पता चलेगा, जहां p और q की मल्टीप्लीकेशन आ जाए या p और q की पावर 1 के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो नॉन लीनियर हो जाएगी वो। तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें p और q के साथ साथ x y z भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देखो, p की पावर यहाँ पे 2 है और q की पावर 2 है, यानी p और q में यहाँ पे पावर 1 के अलावा 2 है। इसका मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, नॉन लीनियर है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ चार पिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं हम।
तो चारपीट्स का यूज कैसे करेंगे, पहले हमें f का x y z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, वो सारे के सारे फिर इसमें पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें f का हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। बताओ, जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। f का अगर हम करेंगे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, पी स्क्वायर। इसमें y है तो y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्यू स्क्वायर बचेगा। इसमें y नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। फिर हम f का करेंगे p के रेस्पेक्ट में, देखो x के y के रेस्पेक्ट में कर चुके, अब z के रेस्पेक्ट में कर देते हैं इसका। z इसमें नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, z इसमें नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, z का 1 होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। अब f का करेंगे हम p के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2py, और यहाँ पे p नहीं है, इसका 0, इसमें p नहीं है, इसका 0। ठीक है, p के रेस्पेक्ट में कर चुके। अब हम करेंगे f का q के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब q के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका 0 आएगा, यहाँ पे q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2qy, और यहाँ पे q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस z आएगा। बात समझ आई, तो ये कर दिया हमने। अब देखो f का x y z p q के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर चुके। ये सारे के सारे जितने भी डेरिवेटिव हमने निकाले हैं चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये रखने के बाद ना डायरेक्ट जो आएगा वो लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dp अपॉन, यहाँ पे dp अपॉन, देखो इसके और इसके वैल्यूज पुट कर देंगे तो सॉल्व करके नीचे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा माइनस पी क्यू, ये बनेगा आपका माइनस पी क्यू। और जब ये डेरिवेटिव आप यहाँ और यहाँ पुट करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी क्यू अपॉन क्या बनेगा, यहाँ पे डी क्यू अपॉन आपका बनेगा, सॉल्व करने के बाद ये बनेगा पी स्क्वायर, ये बनेगा। फिर इसमें पुट करोगे तो डी जेड अपॉन कितना आएगा, डी जेड अपॉन सॉल्व करके आपका बनेगा माइनस 2p स्क्वायर वाई और माइनस 2q स्क्वायर वाई, और माइनस ये आएगा प्लस क्यू जेड, ये आएगा। ठीक है, डी जेड अपॉन इतना आएगा। अब यहाँ पे देखो dx अपॉन कितना आएगा, dx अपॉन जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो f का p के रेस्पेक्ट में हमने किया था, p के रेस्पेक्ट में ये है, तो ये वाला डेरिवेटिव यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ये आएगा 2py। अब फिर लिखेंगे dy अपॉन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो माइनस डेल f बाई डेल q, यानी ये माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इसको, तो ये आएगा आपका z माइनस 2qy। यहां तक ठीक है। अब हम सॉल्व कहां से करें, देखो कितनी फ्रैक्शन है, 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शन हमारे पास है, 5 में से किसको लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसको लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको इसके साथ रख के सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, तो यहां पे देखो p से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, p से ये कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका p dp, और ये बनेगा आपका माइनस क्यू डी क्यू, तो माइनस को इधर करके प्लस कर लेंगे, ये आएगा क्यू डी क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। एक काम और करो उसको इजी करने के लिए, क्योंकि p का जब इंटीग्रेशन करोगे वहां पे p स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, और q के इंटीग्रल में क्या आएगा, q स्क्वायर अपॉन 2। तो एक काम करो, यहाँ पे नीचे 2 ना बने, इसलिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी, तो यहाँ पे आपका बनेगा ये 2p dp, यहाँ पे बनेगा 2q dq इज इक्वल टू 0। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे हम। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या लेंगे, ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ज्यादातर इसमें ए और बी लेते हैं, लेकिन वो क्या है, वो तो कॉन्स्टेंट है, वहां पे ए को ए लिखे या ए स्क्वायर लिखे तो ए स्क्वायर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगे हुए हैं तो थोड़ा और ईजी पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ पे ए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ए भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, किसको किसके साथ रख के सॉल्व करें, अगर मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू फर्स्ट में रख दूं, इसको फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ये सेम बनी हुई है, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है यहाँ पे, ए स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे फर्स्ट में, तो फर्स्ट से मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा, मैंने इसको क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर, तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू इंटू जेड। मुझे पी और क्यू तो निकालना है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो Q यहां पे कितना निकलेगा, ये निकलेगा ए स्क्वायर वाई अपॉन कितना, Z। ये Q निकाल दिया, ये बात समझ आई। अब Q की वैल्यू वापस यहां पुट करके हम P निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेंगे हम इसको। ठीक है, तो P के स्क्वायर को तो हमने यहां पे लिखा सेम, ठीक है, P के स्क्वायर को सेम लिखा, प्लस यहाँ पे Q का स्क्वायर करेंगे, Q का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आएगा, a की पावर 4, और यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, Z स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे कितना होगा, ये आपका ये आएगा ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ले जाएंगे उधर, तो ये आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से हम ए स्क्वायर को कॉमन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका
जब कॉमन करेंगे देखो ये इधर जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन कितना जेड स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, यहां से अगर p की वैल्यू निकाल लेंगे तो p की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी a अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब p और q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब p और q की वैल्यू को कहां पुट करना है हमें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल निकलेगा यहां से, तो यहां पुट कर देंगे p और q की वैल्यू को। तो p हमारा है कितना, p हमारा कितना है, यह है a अपॉन जेड, ये आपका है a अपॉन जेड अंडर रूट कितना जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे कितना लिखेंगे हम dx। फिर यहां पे q की वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब q हमारा कितना है, ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, तो यहां पे लिखेंगे ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड, और ये आएगा dy। यहां तक ठीक है ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम इसके साथ इधर, ये आएगा आपका देखो dz माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। ये एक काम करो, सबसे पहले तो आप ऐसा सोचो कि अगर मैं z से पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, बताओ। अगर मैं पूरी इक्वेशन की इसमें z से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा इसमें अगर मैं पूरी इक्वेशन की z से मल्टीप्लाई करूं तो z यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, लेकिन यहां पे z बन जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया, यहां पे क्या लिख लिया, यहां पे z dz लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, लेकिन जब मैंने z से मल्टीप्लाई की तो z यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर वाई डी वाई बचेगा। मैंने उसको उधर लिख लिया, तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई। अब यहां पे क्या बचा, यहां पे ये बचा ए अंडर रूट ये जेड स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और dx, ये बच गया। अब एक काम करते हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पूरे को उठा के ना इसकी लेफ्ट साइड के नीचे लिख लेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका z dz माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन ये आएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ए dx। फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, और यहां पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेंगे हम b। अब सोचो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या आएगा, ये आएगा 2z माइनस कितना आएगा 2a स्क्वायर वाई आएगा। तो मतलब यहां पे ऊपर कमी किस चीज की है, 2 की कमी है। तो एक काम करो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, और यहां पे 2b जो बनेगा ना उसी को b मान लो, तो b तो कांस्टेंट है, हम वहां पे 2b लिखे या b लिखे की बात है, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। अब यहां पे इसका मतलब यह है कि जो रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। अगर ऊपर रखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, रूट वाले का जो नीचे रूट है ना, इसी रूट का डबल कर दो, यही इसका इंटीग्रल बनेगा। तो नीचे वाला जो रूट है ना, इसी का डबल कर देंगे, आएगा 2 अंडर रूट, ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो पूरा इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है, ये ऐसे लिख दिया हमने। यहां पे क्या बचेगा 2a, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे x लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, और ये आएगा हमारा कंप्लीट इंटीग्रल।